डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ रॉयल। जेट के फाइनल स्ट्रेटजी के लिए सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से मिलने के बाद आज हम लेके आए हैं मैथ्स और फिजिक्स फैकल्टी आपके सामने जेट की फाइनल स्ट्रेटजी। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। आई एम रविंद्र गुर्जर, आरजी सर इन फ्रंट ऑफ यू, faculty of physics, having experience of 15 years in the field of NEET and JEE. From past few years I am teaching JET and CUT. हेलो बच्चों, आई एम रोशन सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन जेई फील्ड। और पिछले कुछ साल से हम जेईटी और सीयूटी की एग्ज़ाम की तैयारी भी करवा रहे हैं। Myself Anuj Agrawal and I am BTech in Computer Science. I am teaching maths from last 20 years and I have seen all the JET classes for last 6 and 7 years और पिछले जो भी चेंजेस हुए हैं JET में वो सब मेरी नज़र में है। Myself Sonu Nagar. I belong to Kota. I have completed my BTech from NIT पटना and लास्ट 6-7 साल से मैं जेट CUT और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन। तो अब हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो रोशन सर, सबसे पहले आप बताइए कि बच्चे को लास्ट टाइम जेट के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, उस पर थोड़ा सा रोशन सर प्रकाश डालिए। थैंक यू सर। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे सबसे आसान चैप्टर से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बच्चों के जो चैप्टर्स है वो सबसे आसान पहले क्लियर होते हैं, उसके बाद वो थोड़ा टफ की ओर बढ़ता है। तो मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूँ, सबसे आसान चैप्टर है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी से जितने भी आप PYQs देखोगे जेईटी के अंदर, तो सेट थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए बेटा ऑपरेशन ऑन सेट को लेके। ऑपरेशन ऑन सेट को के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए। फिर अगर अपना आगे थोड़ा चलते तो वहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेकर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूँ रिलेशन वाले चैप्टर से, तो रिलेशन से भी कई बार आप क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जिसमें टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ रिलेशन। वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए बेटा। और इन्हीं चैप्टर्स के अगर मैं कंटिन्यू आगे बढ़ाऊँ तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर निकल के आता है, जिसका नाम है फंक्शन। फंक्शन से आप जब भी क्वेश्चन चेक करोगे, चाहे वो PYQ हो, चाहे आपने जो एग्ज़ाम दी हो, या फिर बोलोगे टेस्ट में जो भी जितने भी क्वेश्चन आपने पार्टिसिपेट किए, उनकी अगर मैं बात करूं तो फंक्शन से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है टाइप ऑफ फंक्शन को लेके, जिसमें भी दो ही है, एक 1-1 एंड ऑन-टू। एक क्वेश्चन देगा, उससे पूछेगा कि बताइए ये 1-1 है कि ऑन-टू है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा अंदर वो डिटेल में जाने वाला नहीं है जेईटी के अंदर। फिर मैं बात करूँ अगला चैप्टर जो कि मैट्राइसेस है। मैट्राइसेस में क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद ये देख पाओगे कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है भैया अलजेब्रा से। मतलब दो मैट्रिक्स देने के बाद वो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा, मल्टीप्लाई से ही वो क्वेश्चन पूछेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को वो अवॉइड करेगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज से वो क्वेश्चन कर सकता है। डिटरमिनेंट की अगर मैं बात करूं तो डिटरमिनेंट से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है ओनली फॉर प्रॉपर्टी से। अब अगर थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, उसमें इंटीग्रेशन में एंट्री कर रहे हैं अपन। इंटीग्रेशन में दो टाइप के इंटीग्रेशन आपके पार्ट में है, एक इनडेफिनेट है और एक डेफिनेट है। इनडेफिनेट से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्टली प्रोबेबिलिटी यही है कि इनडेफिनेट में वो सब्स्टिट्यूशन एंड बाई पार्ट से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है पेपर के अंदर। और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो क्वेश्चन करता है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा प्रॉपर्टी से। और प्रॉपर्टी भी एक फिक्स सदाबहार प्रॉपर्टी है उनकी, किंग प्रॉपर्टी, जिसको आप P4 के नाम से भी जानते होंगे, आपकी जो NCERT के अंदर है। और एक प्रॉपर्टी एक और है जिसमें वो इवन और ऑड फंक्शन को लेके बातें करता है। तो प्लीज़ जाने से पहले एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है एक बार उनको लगा के जाए, और साथ में NCERT के बेसिस पे क्वेश्चन को फिनिश करें। ठीक है, आगे बढ़ते क्लास 11 के टॉपिक को लेके। तो क्लास 11 में जो सेट थ्योरी वो बता दिया मैंने। अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये देखा गया है कि नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे गए आपसे, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर देगा आपको z = x + i/y की फॉर्म में, और बोलेगा कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कीजिए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से भी क्वेश्चन वो कर रहा है, मतलब आपको बेसिक नॉलेज का होना भी जरूरी है। उसके बाद मैं बात करूँ उसके अलजेब्रा की, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर
कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है, जहां से क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो मेजर होती है। फिर अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वहां से एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एग्जाम चाहे कैसी भी हो, जेईटी हो, सीयूटी हो, यहां से क्वेश्चन पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो एक बार इस टॉपिक को मिस ना करें, जरूर लगा के जाए। अब अपन बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, या ज़्यादातर क्वेश्चन में पीवाईक्यूज को अगर मैं देख के एनालाइज करके बताऊं आपको, तो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए बेटा सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट को लेके। मतलब क्वेश्चन गिवन होगा, आपसे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में वो आपसे चर्चा करवाएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, दैट मीन्स पैरामीटर फाइंड करने वाला। आपको पैरामीटर के या लैम्डा देके आपको उसकी वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने अनुज से संभालने वाले। अनुज सर। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आपको पता है कि काफ़ी सारी यूनिट्स हैं, काफ़ी सारा सिलेबस कवर करना है, पर कुछ यूनिट्स हैं जिसकी स्कोरिंग ज़्यादा है, आप पहले उन पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। जैसे अपने 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला से स्टार्ट होते हैं। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है डिस्टेंस फार्मूला, पर इस पर हमेशा क्वेश्चन बनता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो आपकी जनरल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y=mx+c, और जिस भी इक्वेशन लाइक x/a+y/b=1, तो इस तरह की जो बेसिक इक्वेशन हैं स्ट्रेट लाइन, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। सर्कल में आपको जनरल इक्वेशन दे देंगे और रेडियस और आपसे सेंटर पूछ सकते हैं। पैराबोला में आपसे फोकस पूछते हैं, वो पूछते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है। एलिप्स एंड हाइपरबोला, इसमें जनरल क्वेश्चन एलिप्स और हाइपरबोला में एक्सेंट्रिसिटी को लेके आया है या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो आप ध्यान रखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पिछले 2 साल के पुराने क्वेश्चंस मिला के देखें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह का पेपर आ रहा है। पिछले कुछ सालों में पेपर का लेवल सिंपल हुआ है, जेईटी का पेपर सिंपल है। अगर आप पूरा सिलेबस कवर करके जा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको आराम से अटैम्प्ट होंगे। 2D ज्योमेट्री के अलावा आपको 4-5 क्वेश्चन वेक्टर और 3D में से मिलेंगे। वेक्टर में आप सीधा जो बेसिक्स ऑफ वेक्टर हैं वो, टाइप्स ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, आप बस ये टॉपिक कर लेंगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा। एक इसमें ये ज़रूर ध्यान दें कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला ज़रूर पढ़ के जाएं कि a+b क्या होता है, अपना रूट a² + b² + 2ab cos थीटा, ये वाला फार्मूला हर बार यूज़ हुआ है। इसके अलावा आप 3D में इक्वेशन ऑफ लाइन और DRS DCS, इन्हीं 2 टॉपिक में से जनरली क्वेश्चन बनते हैं। तो आप 3D में DRS DCS पढ़ के जाएं, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ के जाएं। दोनों केस में जब आपको एक पॉइंट और वेक्टर के डायरेक्शन दी हुई है या फिर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसके अलावा आप LPP, मैथमेटिकल रीजनिंग, इसको करके जाएं। 2-3 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से आपको मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में ख़ास तौर पे ध्यान दें क्योंकि ये 11th का टॉपिक है, इसी एग्ज़ाम में आता है। मीन और मीडियन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, इन्हीं में से क्वेश्चन आए और इतना सिंपल क्वेश्चन तक आ जाता है कि आपको वेरिएंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ लें जो आप रूट करके निकाल सकते हैं, या स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है वेरिएंस पूछ लें। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप इन सारे टॉपिक्स को ध्यान से करके जाएं और ख़ास तौर पर इन सब के फॉर्मूले सीधे याद करके जाएं। आप शॉर्ट नोट्स बना लें और इन चैप्टर्स के फॉर्मूले याद कर लें क्योंकि आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है पेपर में। तो इन टॉपिक्स पर ध्यान दें, ये ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। ओके, थैंक यू रोशन सर एंड अनुज सर। जैसा कि इन्होंने बताया कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आपको करके जाने हैं, उसी तरह अब मैं आगे बात करना चाहूँगा सोनू सर से कि सर फिजिक्स में अपने कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को लास्ट टाइम पे करने चाहिए जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सोनू सर आप बताइए प्लीज़। जी सर, तो मैं बच्चों डिस्कस करूंगा 11th के टॉपिक के बारे में कि 11th का टॉपिक में जो वेटेज होता है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो वेटेज होता है वो किस तरीके से आता है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपन पहले चैप्टर से, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट डायमेंशन से जो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है। बेसिक मतलब इतना अपन को इतना डिटेल में नहीं जाना है। बेसिक मतलब जैसे यूनिट के बारे में पूछ लेगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है। जैसे इस बार 2025 में जो जेट में क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है। तो जूल और अर्ग बिल्कुल बेसिकली बहुत बेसिक होता है, ये सभी को आई थिंक पता होता है, तो इतना कोई डिटेल में नहीं आता है। इसके बाद वो डायमेंशन मेजरमेंट में अपन से वो मेजरमेंट के बारे में
जैसे लिस्ट काउंट करना पूछ लेगा, या फिर अपन से वो एरर कैलकुलेट करा लेगा। तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक अपन को क्वेश्चन देखने हैं। इसके बाद पहले चैप्टर की बात करूँ मैं, इसके बाद दूसरे चैप्टर की बात करूँ तो दूसरे चैप्टर में आता है 1D स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अपन को फिर बेसिक ही क्वेश्चन करने हैं, फॉर्मूले बेस क्वेश्चन करने हैं। जैसे इक्वेशन के बेस क्वेश्चन आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इनके बेस पे क्वेश्चन अपन को डिस्प्लेसमेंट या फिर वो टाइम पीरियड टाइम कैलकुलेट करा लेगा, या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पूछ लेगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में पार्टिकल को अपन फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी उसकी, इसके बारे में वो अपन से पूछ लेगा। इतना ज़्यादा अपन को डिटेल में नहीं जाना है, बिल्कुल बेसिक वाले फॉर्मूले याद रखने हैं, जो बेसिक फॉर्मूले से अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्राफिकल सेक्शन भी रहता है जिससे हाँ, यहाँ पर हाँ ग्राफ से भी डायरेक्ट अपन पास क्वेश्चन आ जाता है। ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जैसे एक्स टी ग्राफ दे देगा अपन को, वीटी ग्राफ दे देगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे देगा, और यहाँ से ग्राफ के बारे में पूछ लेगा कि ग्राफ में आपको ये ग्राफ किसका, यूनिफॉर्म मोशन का है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस तरह के अपन से क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके बाद 2D की बात करूँ मैं, मोशन इन प्लेन की बात करूँ तो मोशन इन प्लेन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ये अपन ग्राउंड से ग्राउंड जब पार्टिकल को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अपन से 3 फॉर्मूले अपन को बिल्कुल याद रखने हैं। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट का, उड्डयन काल जिसको बोलते हैं, अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, मैक्सिमम हाइट का, और रेंज का फॉर्मूला, परास का फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन। ये फॉर्मूले बिल्कुल, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। जिसे बच्चों रेंज मैक्सिमम होती है, तो रेंज मैक्सिमम के लिए एंगल होता है अपने पास 45 एंगल पर रेंज मैक्सिमम होती है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो प्रोजेक्टाइल में बेसिकली आपको बिल्कुल फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं एनएलएम की। नेक्स्ट चैप्टर है एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपको तीनों लॉज अच्छे से पढ़ने, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया कि इस बार क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि जो जड़त्व का नियम होता है वो कौन से नियम को फॉलो करता है, जड़त्व। तो जड़त्व किस में आता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आता है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे, तो न्यूटन के तीनों लॉ आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन से वो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल टाइप पूछा जाएगा, तो पुली वाले क्वेश्चन पूछ लेगा, ब्लॉक वाले क्वेश्चन पूछ लेगा, टेंशन कैलकुलेट करा लेगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करा लेगा, तो इस तरीके से। और जो इम्पोर्टेंट इसमें और भी होता है कि लिफ्ट में अगर कोई आदमी बैठा है तो उसका अपरेंट वेट क्या होगा, ठीक है। लिफ्ट में आपने एक ब्लॉक लगा दे तो उसमें टेंशन क्या होगा, तो इस तरह के लिफ्ट वाले प्रॉब्लम भी अपन को देखना है। फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन आता है, एनएलएम के में 2 पार्ट होते हैं, इसमें दूसरा पार्ट फ्रिक्शन के बारे में पूछ लेगा। तो फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन से भी मोस्टली क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। तो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूले कैसे होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल बेसिक, अपन को डिटेल में नहीं जाना, बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, ठीक है। फ्रिक्शन की डिपेंडेंसी पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरह के अपन को ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़ना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन अभी तक जेट में जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल बेसिक आता है, अगर हाई फाई ज़्यादा लेवल का भी आता है तो फिर अपन को उस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है, वो हो जाएगा। अगर न्यू भी होगा तो कोई बात नहीं। वर्क पावर, नेक्स्ट चैप्टर वर्क पावर एनर्जी की बात करें तो वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। उसके बाद एनर्जी 2 टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो mgh हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। पावर का भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। तो रोटेशन मोशन में बच्चों, रोटेशन मोशन की बात करें तो रोटेशन मोशन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अलावा वो टॉर्क के पूछ लेगा, टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है, एंगुलर मोमेंटम पूछ लेगा, आर क्रॉस पी होता है, ठीक है। और रोलिंग मोशन के फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, कि 3 पार्टिकल को आप छोड़ रहे हो, डिस्क रोड या फिर डिस्क स्पेयर, इनको आप छोड़ रहे हो तो टाइम किसको ज़्यादा लगेगा, किसको कम लगेगा, तो इसके वाले फॉर्मूले भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करूँ ग्रेविटेशन में आपको जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो फोर्स वाला फॉर्मूला याद रखना है, कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो याद रखना है, उसकी डिपेंडेंसी याद रखनी है, मास पर और डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है। इसके बाद बात करूँ जो ग्रेविटेशन में जो हाइट होती है, हाइट के साथ जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कैसे वेरी करते हैं, डेप्थ के साथ कैसे वेरी करती है, और अर्थ के रोटेशन के साथ कैसे वेरी करते हैं। इसमें आपको एनर्जी वाला भी याद रखना है, कि जो एनर्जी होती है, कि जो सैटेलाइट होता है उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होती है, घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी भी आपको इसमें याद रखना है। और साथ के साथ ही जो एस्केप वेलोसिटी होता है, पलायन वेग, उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होता है सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें आपको इलास्टिसिटी, या उस चैप्टर को अपन इलास्टिसिटी बोलते हैं, तो उसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है स्ट्रेस का, स्ट्रेन का, और जो प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इनके भी आपको फॉर्मूले याद रखना है। तो इसमें तो इस चैप्टर भी पूरा फॉर्मूला बेस होता है। इसके बाद फ्लूइड की बात करूँ तो फ्लूइड में आपको
प्रेशर की जो हाइट के साथ डिपेंडेंसी होती है कि डेप्थ में नीचे जाने पर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच होता है, पी नोट प्लस रो जी एच, वो याद रखना। इसके बाद बात करूँ मैं डायनेमिक में, तो बर्नौली इक्वेशन आपको इंपॉर्टेंस, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है उसका फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। सरफेस टेंशन से रिलेटेड आप एक दो फॉर्मूले याद रख सकते हो। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होता है, ठीक है। एक्सिस प्रेशर की बात करूँ तो एक्सिस प्रेशर का भी फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, लिक्विड का और लिक्विड ड्रॉप का और बबल का, सो बबल का, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आता है, कोई डिटेल में नहीं आता, बस आपको फॉर्मूले याद रखने, फॉर्मूले पढ़ के अच्छे से जाने, फॉर्मूले को नहीं बोला। इसके बाद बात करूँ मैं थर्मल वाला पार्ट की। थर्मल वाले पार्ट में जो सब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करूँ तो इसमें जो थर्मोमेट्री टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, टेम्परेचर वाला स्केल कैलकुलेट करा लेगा, स्केल से अपन को टेम्परेचर। इसके बाद बात करूँ मैं थर्मल एक्सपांसन, डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं उसके भी थर्मल एक्सपेंशन की, वही आपको डायरेक्ट याद रखने। इसके बाद बात करूँ मैं कैलोरीमेट्री, तो कैलोरीमेट्री में भी अपन के वो टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में, इनके बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके बाद बात करूँ मैं हीट ट्रांसफ़र में कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, Q = K डेल्टा T बाय L। और रेडिएशन के बारे में, रेडिएशन में आपको स्टीफन्स लॉ, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, इनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, है ना। कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी याद रखना है, उसका भी फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, तो वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले तो अच्छे से याद होने चाहिए, जो बता रहे हैं मैं, जो टॉपिक का नाम ले रहा हूँ उनके फॉर्मूले तो एक लिस्ट आप अच्छे से याद रखो, क्योंकि डिटेल में नहीं आता। बार बार मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं आएगा, बिल्कुल आपको वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन। इसके बाद में एसएचएम वेव का जो पार्ट होता है, एसएचएम वेव में एसएचएम की इक्वेशन आपको याद रखनी है। एसएचएम में भी जो अगर मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करूँ तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है वो याद रखना है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है वो कैलकुलेट आपको करना है। वेव की बात करूँ तो वेव इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपको इक्वेशन दे देगा वेव की, वो आपसे कैलकुलेट करा लेगा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करा लेगा, वेव लेंथ कैलकुलेट करा लेगा, वेव की स्पीड पूछ लेगा। वेव की स्पीड और पार्टिकल की स्पीड में क्या रिलेशन होता है आपका। वेव की बात करूँ तो नेचर ऑफ वेव, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव को कैसे अपन क्लासीफाई करते हैं, अभी क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि जो ऑर्गन पाइप होता है उसमें किस टाइप की वेव बनती है ना, तो वेव का टाइप भी अपन को याद रखना है कि कौन से टाइप की वेव कहाँ पर बनती है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव की बात करूँ तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन किस तरीके से होती है, वहाँ से अपन क्या कैलकुलेट कराते हैं, किसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, किसका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, इसकी बात करूँ। हाँ, तो स्टैंडिंग वेव आपको ऑर्गन पाइप में और स्ट्रिंग में आपको स्टैंडिंग वेव के फॉर्मूले आपको याद रखना है कि फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक क्या होता है, ठीक है। और डॉपलर इफेक्ट में आपको डॉपलर इफेक्ट के भी फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो इस तरीके से 11th का अपना पूरा पार्ट चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट होता है। और मैं बार बार ये बोला है कि चैप्टर के फॉर्मूले, हर चैप्टर के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये 11th का पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो अब 12th के बारे में आरजी सर से अपन बात करते हैं। तो आरजी सर आपको 12th के चैप्टर के बारे में आपको बताएं। थैंक यू सोनू सर। सोनू सर ने काफ़ी डिटेल में हर एक चैप्टर के बारे में बता दिया जो 11th का है। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस कवर होंगे। तो अब मैं बात करता हूँ क्लास 12th के चैप्टर की। शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से, जो एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है। और उसमें पहला ही टॉपिक जो आता है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, तो उसमें प्रॉपर्टी एक बार सिर्फ देख सकते हैं, उससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम रहती है। स्टार्ट होता है यहाँ पे क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ में बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कब फोर्स मैक्सिमम होता है, कि एक चार्ज को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि फोर्स मैक्सिमम होता है। कितनी बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है, तो आपको बताना है इस चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं Q/2 तो फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन कि दो चार्ज किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हैं, तो तीसरा चार्ज कहाँ पे रखे कि नेट फोर्स 0 हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और एक आता सिस्टम इक्विलिब्रियम, एक आता चार्ज इक्विलिब्रियम, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके कूलम्ब्स लॉ से पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कम से कम 8 फॉर्मूले हैं। आपको 8 ही फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आते हैं। तो 8 के 8 इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे पॉइंट चार्ज हो गया, डायपोल हो गया, स्फेरिकल शेल हो गया, चार्ज शीट हो गया, इन सब के फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और हर वर्ड का मीनिंग क्या है, बस वो अगर आपने शॉर्ट नोट बना रखे हैं तो फॉर्मूले देख के जाइए, उसका क्वेश्चन आपका अपने आप बन जाएगा। आप यहाँ पे इनके ग्राफ जरूर देख के जाएं कि उन फॉर्मूले के ग्राफ कैसे बन रहे हैं, किसकी डिपेंडेंसी कैसी है। तो ये बात आई इलेक्ट्रिक फील्ड की। उसके बाद अपन जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत देख के जाना। और अपन बात करते हैं इस चैप्टर का, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बात करूं मैं सेकंड चैप्टर की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला रहता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका कैपेसिटेंस से बनते ही बनता है, उसका सीरीज पैरेलल आपको ढंग से देखना है, पोटेंशियल के फॉर्मूले देखने हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि थ्योरेटिकल सेक्शन अगर बनेगा तो ईपीएस और उसकी प्रॉपर्टीज से बन जाएंगे। कैपेसिटेंस में सीरीज पैरेलल पे फोकस ज़्यादा करना, वहाँ से 100% क्वेश्चन बनने वाले हैं।
करंट इलेक्ट्रिसिटी मान के चलना, आपके 2 क्वेश्चन फिक्स हैं चैप्टर नंबर 3 के, उसमें भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट निकालना, वोल्टेज निकालना, हर के अक्रॉस करंट कैसे निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं, केवीएल केसीएल कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद इसका पोर्शन आता है मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोटेंशियोमीटर की 2 या 3 एप्लीकेशन है, उनके फॉर्मूले याद कर लोगे तो अपना काम हो जाएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। मैग्नेटिक इफेक्ट करंट चैप्टर 4 की बात मैं बता दूं तो उसमें भी आपको मैग्नेटिक फील्ड 4 या 5 फॉर्मूले हैं, वो चारों 5 फॉर्मूले याद करने हैं। जैसे इनफाइनाइट वायर हो गया, आपका कॉइल हो गया, या फिर आपका सोलेनॉइड हो गया, उन सब के फॉर्मूले याद कर लो तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर इसमें कौन कौन से फोर्स लगते हैं, टॉर्क लगता है, वो याद कर लिया। अगला चैप्टर पर बात करते हैं मैग्नेटिज्म मैटर। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर में इस डाया पैरा फेरोमेटल क्या है, उनकी डिफरेंस टेबल आपने याद कर ली तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो आपको ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, लेंज लॉ, फैराडे लॉ किस प्रिंसिपल वर्क करते हैं, वहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस है। जैसे लेंज लॉ अपना एनर्जी कंजर्वेशन पे है, फैराडे लॉ क्या है, और उसके बाद इसके ईएमएफ के 5 फॉर्मूले हैं, 3 तो स्टैटिक और 2 मोशनल के हैं, वो 5 फॉर्मूले आपको याद कर लेने। एसी पूरा स्कोरिंग चैप्टर है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी और आरएलसी सर्किट, इन सब के इंपीडेंस, फेज डिफरेंस याद कर लोगे। ट्रांसफार्मर एक मेजर सेक्शन रहता है जो आप यहाँ से करके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगेन एक थ्योरेटिकल टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसकी प्रॉपर्टीज आपको याद कर लेनी है कि फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है और उनके यूजेस क्या है। बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रे ऑप्टिक्स, वहाँ से आप मान के चलना 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, और शुरुआत होती है रिफ्लेक्शन से, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, प्रिज्म प्लस टीआईआर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, टीआईआर का डेफिनेट क्वेश्चन बनेगा, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तीनों पढ़ के जाना है, और तीनों के फॉर्मूले याद कर लिए तो कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ से बैठ ही जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेचुरल फिनोमेना जो होते हैं, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, रेनबो, स्कैटरिंग, इनसे भी पूछे हुए हैं, तो थोड़ा सेक्शन आप थ्योरेटिकल यहाँ से देख सकते हैं। वे ऑप्टिक्स की बात करें तो वाईडीएससी है, पोलराइजेशन है, और आपका डायफ्रैक्शन है, यानी कि ध्रुवण, विवर्तन और व्यतिकरण, इन तीनों के फॉर्मूले आपको देख के जाना है। यहाँ से फॉर्मूला वाइज डायरेक्ट क्वेश्चन बने। एटम न्यूक्लियर वाला सेक्शन वही होता है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, रेडियस, एनर्जी, ठीक है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, रिडबर्ग फार्मूला क्या होता है, लाइमन बार्मर पास्टन ब्रैकेट फॉर्म, इसके मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, उनके रेशियो क्या होते हैं, है ना। और न्यूक्लियस चैप्टर की बात करें तो R=R0 A/1/3 वाला फॉर्मूला, रेडियस का रेशियो एलिमेंट का मास दे देगा और आपको रेडियस का रेशियो पूछेगा, वो सेक्शन आपको करना है। रेडियो एक्टिविटी सेक्शन करना है कि वो नीट जेईई में तो नहीं है पर जेट सिलेबस में है, तो रेडियो एक्टिविटी हाफ लाइफ क्या होता है, मीन लाइफ क्या होता है, पूरा प्रोसेस ये आपको आना चाहिए। और उसके बाद लास्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी आपका काफ़ी डिटेल सिलेबस है, जो ट्रांजिस्टर नीट और जेईई सिलेबस से हट चुका है वो आपके जेट सिलेबस में है, तो ट्रांजिस्टर वाला सेक्शन आपको करना है, डायोड वाला सेक्शन करना है, आपको लॉजिक गेट पढ़ के जाना है, हर लॉजिक गेट का सिंबल और उसकी ट्रूथ टेबल आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसे करके जाओगे, और कम्युनिकेशन सिस्टम वो वाला पोर्शन भी रहता है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में हाइट ऑफ एंटीना का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी कम्युनिकेशन का जो पोर्शन है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से कवर हो जाएगा। तो ये बात करी मैंने क्लास 12 के सिलेबस की। तो अभी हमने डिस्कस किया क्लास 11 का मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस क्या है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो वो आपको रोशन सर, अनुज सर, मैंने और सोनू सर ने बताया। तो मैं अब आगे बात करना चाहूँगा रोशन सर से कि सर यहाँ पे अपने जेट के पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बच्चे को जेट के पीवाईक्यू के अलावा और कोई से पीवाईक्यू करने चाहिए, आप थोड़ा सर इसके बारे में बताइए। थैंक यू सर। पीवाईक्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई बच्चा कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहा है जेईटी को लेके, तो उसकी एनसीईआरटी और साथ में जेईटी में लास्ट 3 to 4 ईयर के पीवाईक्यूज़ ये करना कंपलसरी है। और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, शॉर्ट नोट्स से आपकी क्या है कि जो थ्योरी है वो कवर हो जाएगी, जल्दी कवर हो जाएगी। और जेईटी के जो पीवाईक्यूज़ है वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपके वो जो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और आपके पास में टाइम इनफ है, तो आप सीयूटी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी एक बार रीडिंग मार सकते हो, मैं बोलूँ कि उनको सोल्व कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है सर। ओके जैसा रोशन सर ने बताया कि बच्चे को जेट के पीवाईक्यू करने हैं, और बच्चे का अगर प्रिपरेशन अच्छी है, उसका पूरा कोर्स हो जाए, तो उसके बाद बच्चा सीयूटी के पेपर, सीयूटी के क्वेश्चंस कर सकता है, वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। सर जैसा रोशन सर ने बताया कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस मैथ्स में क्या है, वैसा अपने फिजिक्स में पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है और बच्चे को कौन कौन से पीवाईक्यू करना चाहिए, सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी सर, जेट के बच्चों, जेट के पीवाईक्यू तो अपन को करने ही करने हैं। अगर आपको जेट के पीवाईक्यू में अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप सीयूटी के पीवाई भी कर सकते हो। सीयूटी के पीवाई भी आपको ऐसे इजी लग रहे हैं तो आप फिर नीट के पीवाई भी कर सकते हो।
तो नीट के, जेट के और सीयूटी के पीवाईक्यू आप कर सकते हो। हाँ, तो आरजी सर, लास्ट टाइम पे बच्चे को फिजिक्स में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि वो अच्छा स्कोर ला सके? थैंक यू सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चा लास्ट टाइम पे यही सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि बच्चों को फाइनल टाइम पे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बच्चे को नया कुछ भी नहीं ट्राई करना है, जो उसने पहले पढ़ चुका है उसी को बार बार रिवाइज करिए। मैं बच्चों को बार बार ये कहता हूँ कि आपको लास्ट टाइम में मल्टीपल बुक्स न पढ़ के एक ही बुक्स को मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए, उससे बच्चे का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो बच्चे को यहाँ पे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब पढ़ता है तो रिवीजन अगर उसने नहीं किया तो उसका जितना भी पिछला पढ़ा हुआ होता है वो सारा क्या होता है, वेस्टेज किया है। जैसा आप दोनों बताए कौन कौन से पीवाईक्यू करने चाहिए, तो वो पीवाईक्यू भी करे। बच्चा यहाँ पे नया कुछ ट्राई नहीं करे, बस अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखे और लास्ट टाइम पे जो उसने पढ़ा हुआ है उसी पे फोकस करते उसका रिवीजन करे, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। अनुज सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप बता सकते हैं सर। तो हमें इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पर नहीं जाना है जिसमें हमारा टाइम स्पेंड हो, और मुश्किल से 2-3 अच्छे क्वेश्चंस उसमें बनने हैं। अगर हम जेई मेंस के लेवल पे जाएं तो मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन हमें जेईटी में ऐसे मिलने हैं जो डिफ़िकल्ट कहे जा सकते हैं। बाकी आपको बेटर ये है कि आप एनसीईआरटी के हर चैप्टर के पीछे जो समरी दी हुई है वो अच्छे से करके जाएं, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो बेसिक टॉपिक्स हैं किसी भी चैप्टर के, उन पर आप ज़्यादा ध्यान दें, फॉर्मूले अच्छे से करके जाएं। सारे सिंपल क्वेश्चंस, डेफिनेशंस और जैसे मैंने कहा समरी, अगर आप इन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, पेपर का पीवाईक्यू से आप ये देखें कि पेपर का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। और मैं मानता हूँ कि जेईटी में 40 के 40 क्वेश्चन सही करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास टाइम भी बचा रहेगा। बस ये है कि आप शांति से धीरे धीरे क्वेश्चंस करें, आपको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी, तो कोई जल्दबाजी ना करें। थैंक यू। होपफुली आपके लिए सेशन फिजिक्स और मैथ्स का बहुत अच्छा रहा होगा। तो जिन बातों पर हमने बात करी है उस पर आप फोकस करिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।